पेपर लीक से आहत छात्रों का आंदोलन तो शांत हो गया, लेकिन सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी युवा भी अपने घर चले गए। लेकिन आंदोलन पर राजनीति अभी भी जारी है। हंगामे के बीच लोकसभा में बिल तो पास हो गया, लेकिन आज जब यह बिल राज्यसभा में पास होने के लिए आया तो विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आलोचना इस बात पर की गई कि इस बिल में नया कुछ नहीं है, सिर्फ सजा और जुर्माने के आंकड़े बदले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा कि बगैर पेपर लीक की परीक्षा आप कैसे करवा लेते हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी एक बार फिर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा और खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया। उधर पैलेट गन के इस्तेमाल पर विवादों के बीच सीआरपीएफ के महानिदेशक का यह बयान काफी सुर्खियों में आ गया, जिसमें उन्होंने अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो बेखौफ होकर अपनी ड्यूटी करें, उन सब की जिम्मेदारी लेने के लिए वो खड़े हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जितनी जल्दी सफाई आ जाए उतना ही बेहतर है। तो आज आवाज अड्डा में इसी की कोशिश करेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले सुन लेते हैं कि आज नेताओं ने किस तरह का बयान दिए। आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ आकर, वो सदन में आके ही देना। मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion by the NDA. As per this new law, the investigation will be complete in 2 months, followed by trial in 3 months, 5 mahine. We did not allow indefinitely running trials, which was happening in the earlier governments. Just as they took 70 years to erase out Article 370, which was their commitment, they took 33 years not to bring in national testing agents. सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है। हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे, ये ओरिजिनल नहीं है। ये दोनों मुद्दे जिस तरह से उठ रहे हैं सदन के बाहर, सदन के भीतर, मुझे लगता है कि इस पर एक स्पष्टता आनी जरूरी है और आवाज अड्डा में इसकी कोशिश करेंगे। हमने कुछ खास मेहमानों को बुलाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ ही मिनटों में जुड़ेंगे सूरज मंडल साहब, और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हैं और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं। जो मेहमान जुड़ गए उनका स्वागत है। शुरुआत में धनंजय गिरी साहब आपसे करना चाहूँगा। पहले तो बात उठी थी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा हुआ, उसके बाद एक दिन तो चला कि अब अमित शाह इस्तीफा दे दें, माफी मांगे, लेकिन ये मामला ठंडा हो नहीं रहा है। क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जंतर मंतर के खाली होने के बाद से कांग्रेस बेचैन है, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। पार्टी स्वयं बेरोजगार हो गई है। कांग्रेस को देश के युवाओं की चिंता बिल्कुल नहीं है, उन्हें अपनी चौथी पीढ़ी की चिंता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें जेएनजी की चिंता है, लेकिन कांग्रेस को अपनी चौथी पीढ़ी की चिंता सता रही। भाई, जब इस्तीफा दो गृह मंत्री कह रहे, भाई देश की जनता ने जनादेश दे करके आदरणीय गृह मंत्री को गृह मंत्री बनाया है,
उनको महती दायित्व दिया है, वो गृह मंत्री जिसने भारत माता के मुकुटमणि से धारा 370 की काली को समाप्त किया, जिन्होंने देश से नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करके वो दिन दिखाया जिसकी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। तो एक मजबूत व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण में अहरनिश सेवा में है, आठों पहर 24 घंटा पल पल छिण छिण अपने स्वयं का, अपने जीवन का होम कर रहे हैं। अब कांग्रेस खुद बुझा हुआ कारतूस है, अगर बुझा हुआ कारतूस है तो बुझा हुआ कारतूस खोज के ला दे कि भाई कहाँ गोली चली, कब गोली चली, किसके आदेश से चली। भाई जब उसके अपनी पार्टी को ही जिस तरह से उनकी हालत है, ले आए खोज के कहीं से। जब स्पष्ट कह दिया गया कोई गोली नहीं चली, हाँ भाई जब हंगामा खड़ा है, एक सरकार का नियम है 1000 के लिए जंतर मंतर, उससे ऊपर के लिए रामलीला मैदान, उससे ऊपर के लिए बुराड़ी, जगह निर्धारित है, अराजकता नहीं फैलाई जा सकती। सदन चल रहा है, संसद चल रहा है, और उसमें जब पुलिस रोकती है, आपस में कोशिश करती है एक दूसरे को निकलने का, तो सामान्य बुद्धि और बल का प्रयोग थोड़ा बहुत तो होता ही है, जो सदन को अराजकता के हवाले नहीं किया सकता। और दूसरी बड़ी बात आप देखेंगे निकल के आ रही है, जिसमें आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए थे। तो इस सब को देखते हुए कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस की क्या चाहती क्या आखिर? भाई देश को सुचारू रूप से चलाया जाए, जेएनजी की चिंता की जाए, उसके लिए आने वाली पीढ़ियों की चिंता की जाए, भारत के भविष्य की चिंता की जाए, उसके लिए इतना सख्त कानून लाया जा रहा है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, और सजा का भी प्रावधान लेकर के इतना सख्त कर दिया गया, विद इन द टाइम लिमिट सब कुछ किया जा रहा है। ये हमारे भारत के भवितव्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि किसी भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार ना हो, उसके साथ उसके सपनों पर कुठाराघात ना हो, बच्चे जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उस पर कोई दिक्कत ना हो, उन पर किसी तरह की कोई ऐसी परेशानी ना आए। इसके लिए कानून को इतना कड़ा किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों को कोई समस्या ही नहीं रह जाए। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, सदन में लेकर के आई है और उसको पास करा रही है सारे सदस्यों को। धनंजय गिरी साहब, दो चीजें आपने कही, दोनों पे छोटा छोटा जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा। पहला कि आपने कहा कि इतने सख्त कानून लाएं और क्या चाहिए आपको, लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है, और कई बार ये आरोप सही भी होता दिखता है, कि सख्त कानून लाने से सिर्फ काम तो चलेगा नहीं, आपको पेपर लीक किए बगैर परीक्षा आयोजन कराना है, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। कानून तक 2 साल पहले भी लाए थे। और दूसरी चीज, जो पुलिस वाले कार्रवाई की बात है, जो बात आप कह रहे हैं, कुछ वैसी डिटेल जानकारी सदन में क्यों नहीं दे दी जाती है? 2 दिन से हंगामा चल रहा है, लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा भी चला तो हंगामा ही होता रहा। लक्ष्मण जी, पहली बार मैं तो इसे लीक नहीं मानता, मैं इसे डाका मानता हूं। भारत के भविष्य के प्रति सजग गरीब नौजवान, जो गांव गरीब किसान नौजवान तैयारी करते हैं, उनके मुस्तकबिल कर, उनके भविष्य पर, उनके सपनों का ये डाका डालने का जो आपराधिक तत्व षड्यंत्र और साजिश करते हैं, जो सालों से चला रहा है, उस पर इतना सख्त और इतना कड़ा कानून लेकर के आया जाए कि चूल्हे हिल जाए, उनके आगे से करने से, सोचने से पहले भी उनके रूह कांपे। ऐसा हमारा प्रयास है और इस प्रयास को सफलीभूत करने के लिए इस कड़े कानून को लेकर के आए हैं। और हमें आपने जो कहा, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन और एम्स के पूर्व डायरेक्टर के निर्देशन में बना था, उसमें जो सुझाव आए थे उसमें से बहुत सुझाव को माना गया। इसीलिए इस बार देखेंगे आप सारे सेंटर पर उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था, जैसा उन्होंने आइस को देख करके और मोबाइल बैन करने से लेकर के किसी भी परीक्षा केंद्रों से कहीं कोई चूक नहीं, कहीं कोई कदाचार की घटना नहीं हुई। हाँ, ये डाका जरूर हो चुका था, इसके लिए सरकार सख्त है और उस दूसरे चीज को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कानून बना करके लेकर के आ रही। दूसरी बात, जो सदन में आप कह रहे हैं, सदन में हंगामा खड़ा करना सिर्फ मकसद है। भाई जब बात हो रही है छात्रों को भविष्य पर, जब उस पर बुलाया गया कि आप आइए, इस पर जो बेहतर राय हो सकता है, बेहतर से बेहतर ही दीजिए राय, लेकिन जो मामले खत्म हो चुके हैं, जो बच्चे घर जा चुके हैं, जिनको अपने मुस्तकबिल के भविष्य की चिंता थी, उनको लगा कि नहीं सरकार हमारे साथ है, साना बसाना सरकार हमारे साथ है, प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़ करके उनके साथ संवाद कर रहे हैं और सरकार इसके लिए सख्त से सख्त कानून लेकर के आ रही, आगे से ऐसी हरकतें नहीं होगी। फिर कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जिसने सैकड़ों स्टूडेंट्स को असम के आंदोलन में उनकी हत्याएं हुई, और जिनके गौ माता पर गोली चली, संतों पर गोली चली, भक्तों पर गोली चली, अनेक पेपर लीक हुए, इनके करप्शन के और इनके काले कारनामों की पूरी फहरिस्त पर बात नहीं करना चाहते। आज हम भारत के भविष्य पर बात करना चाहते हैं। भारत का भविष्य कैसे मजबूत हो, क्योंकि वो भविष्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार को तीसरी बार जिन लोगों ने जनादेश दिया है, वो उनकी तरफ उस उम्मीद से देख रहा है, उस विश्वास से देख रहा है, और उस विश्वास पर खड़ा होने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। तहसीन साहब जुड़ चुके हैं। तहसीन साहब, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि आंदोलनकारी छात्र तो संतुष्ट हो गए सरकार के कदमों से, अपने अपने घर चले गए, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हो रहा है।
थैंक यू सो मच। मुझे आपके साथ CNBC पर शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत होगा ये कहने के लिए कि छात्र पूरी तरह से संतुष्ट है। अभी भी छात्रों के बीच में जो है बहुत सारे प्रश्न हैं जो वो उम्मीद करते हैं कि देश की संसद उनको सॉल्व करेगी। मैं उन सवालों पे स्पष्टि से पूछूंगा भाजपा के मेरे मित्र से, और उम्मीद करता हूँ वो स्पष्ट जवाब दे। 1 या 2 मैं सवाल पूछूंगा बिल्कुल लेकर। लेकिन इसके पहले मैं 1-2 बात कहना चाहता हूँ। जो व्यवहार हुआ छात्रों के साथ, और मैं पूरी तरह से पुलिस का सम्मान करता हूँ। मैं आज ये मानता हूँ सर, मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि ये सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ काम करें। सरकार के अंदर सर, आप जानते हो मैं एथेनॉल के खिलाफ लड़ रहा हूँ। जो अपना डेजिग्नेटेड एरिया बाइट का 2 सीनियर IPS को भेजे मुझे निकालने के लिए। सर आप मुझे व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, इस पैनल पे जो लोग हैं, मैं कभी ऐसी कोई बात नहीं करता जो ओछी होती है देश के खिलाफ। मैं अपनी बात रखता हूँ। 2 IPS ऑफिसर को भेजे मुझे हटाने के लिए डेजिग्नेटेड मीडिया स्पॉट से। सर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, जहाँ पे एथेनॉल पे देश में ट्रैक्शन भरा। सर क्यों कर रहे हैं ये सब? इससे रुकेगा? अब फिर इस पे प्रोटेस्ट होगा तो आप कहोगे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो आप बताइए सर, मैं आपको पूछ रहा हूं सर, 1 मिनट उन छात्रों को, मैं तो एथेनॉल का प्रोटेस्ट कर रहा हूं, बराबर से कर रहा हूं। आपके शो पे बातचीत की, बहुत अच्छा संवाद हुआ। एथेनॉल पे हम लोग आगे चल के बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ नहीं, मैं एथेनॉल का नहीं कर रहा हूं, मैं प्रदर्शन की बात कर रहा हूं। मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड कर दिया सरकार ने आज। क्यों? कल हरदीप पुरी जी ने बुलाया बात करने को, आज अकाउंट सस्पेंड कर रहे। 2 IPS ऑफिसर भेजते, बोलते यार खड़ा मत रहो। सर ये क्या चल रहा है इस देश में? क्यों ऐसे कर रहे हो? और मैं नहीं मानता कि माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी कर, मैं जेन्युइनली आपके शो पे कह रहा हूं, बेचारे उनको पता भी नहीं होगा कौन कर रहा है ये, क्यों कर रहे हो आप ऐसे? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिन छात्रों पे पैलेट गन चढ़ी, सर मैं पूरी तरह से मानता हूं कि गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, है मेरे प्रधानमंत्री, नहीं होनी चाहिए, पर सर पैलेट गन तो मणिपुर और कश्मीर में नहीं चलती। सर कौन है उसके लिए जिम्मेदार? सर इस दिल्ली के अंदर 2 बार दंगे हुए, 1 बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। क्या IB डायरेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सर मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या मजाक लगा कर रखा है इस लॉ एंड ऑर्डर का? सर डेजिग्नेटेड मीडिया एरिया पे 2 IPS अफसर, अभी मैंने ट्वीट किया उनसे मेरा संवाद, 2 IPS अफसर यहाँ बाइट नहीं दे सकते। क्या हो गया हमारे, हम क्या कर रहे हैं सर? दिल्ली पुलिस की क्या हालत हो गई है सर? और फिर हम बात करें, अब आते हैं स्पेसिफिक बिल पर, क्योंकि वो भी चर्चा का बिंदु है। एक में कानून व्यवस्था का, अब आते हैं बिल पर। सर भाजपा का प्रवक्ता मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। सर यहां वहां की बात मत करो, स्पेसिफिक जवाब दो। सर आप इसको जज करना। सर इस बिल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 महीने में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। ठीक है, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इस वक्त CNBC की रिपोर्ट है 2,03,000 केसेस पेंडिंग है। एवरेज टाइम है 600 डेज, यानी कि करीबन 2 साल। और सर इसके लिए जजेस कहां से आएंगे, इसका आज इस शो पे बता दें, जजेस कहां से आ रहे स्पेशल कोर्ट में? क्या जो एग्जिस्टिंग जजेस है या नए जजेस है? सर मैं अपनी बात यहां खत्म कर दूं, है इसमें प्रावधान? सर क्या प्रावधान था? राधाकृष्णन कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था कि NTA को रेगुलेटरी पावर्स देना चाहिए, सोसाइटी एक्ट के तहत मत रखो। किया उन्होंने? सर क्या बात कर रहे हो? हमने बिल लाया, बच्चे खुश हो गए, क्या है सर? इसे कैसे समाधान होगा? सर मैं लास्ट चीज से अपनी बात बंद करता हूं। सर क्या हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है? सर क्या इसमें ब्लॉकचेन पे पेपर्स नहीं होना चाहिए ताकि लीक ना हो? भारत के पास ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, AI रिकग्नाइज QR कोड्स, ताकि वो पेपर का ना स्क्रीनशॉट लिया जा सके, और जिसके पास गया, मान ली संगीत जी के पास पेपर गया या आपके पास पेपर गया, वो एक पेपर खोल सकते हैं और कोई डिवाइस पे नहीं खोल सकता। सर ये टेक्नोलॉजी है भारत के पास, बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी है, हम उसकी कोई बात ही नहीं हो रही। कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही सर? कि हमने टेलीग्राम बंद कर दिया? तो व्हाट्सएप जवाब दे दीजिए, फिर सूरज मंडल साहब और संगीत रागे जी जुड़े, उनके पास जाऊंगा मैं। लक्ष्मण जी, सदन सबसे चर्चा के लिए होता है, और जैसा तहसीन भाई बता रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी भी सदन में पटल पर, सिंह जी भी कांग्रेस के घोर समर्थक हैं, घनघोर समर्थक हैं, अगर राहुल गांधी जी भी यही बातों को लेकर के सदन में बैठते कि भाई कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। पहले लक्ष्मण जी हमें अगर पहले आपके साथ संवाद करना होता तो मुझे आपके स्टूडियो में आना पड़ता, जैसे तहसीन भाई आए हुए, लेकिन आज अंतरजाल के माध्यम से, इंटरनेट जिसको कहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कहीं और भी स्टूडियो से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम सभी जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी ने जीवन को सरल किया। टेक्नोलॉजी अभी क्या है, डिटेक्शन ऑफ क्राइम और डिफाइन ऑफ क्राइम, उसको पकड़ना तुरंत।
प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम। आप देखोगे डिटेक्शन ऑफ क्राइम बहुत फास्ट हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि पेपर का लीक को मैं पेपर की डकैती मानता हूं। मैं कह रहा हूं कि जब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है और आप देखें उसके बाद दोबारा जो एग्जाम हुआ उसमें पेपर का कोई दिक्कत नहीं आई। सरकार ने ये मन बना लिया है कि अब किसी तरह से कोई स्थिति ऐसी आएगी नहीं और वैसा कोई करेगा। टेक्नोलॉजी ने जीवन को इतना सरल किया है, इतना डिटेक्शन आसान कर दिया है कि हम लोग उसको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। दूसरी बात, सरकार अगर बिल लेकर के आ रही है, प्रावधानों को लेकर के आ रही है, तो सरकार इस बात की चिंता कर रही है कि जो हमने टाइम फ्रेम सदन में दिया है, जब कानून के साथ वो चीजें बन गई हैं कि हाँ इतने समय में उसको किया जाए, तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी, ये सरकार का ही दायित्व है, ये सुनिश्चित किया जाए कि कैसे उतने दिनों के भीतर हम इसको खत्म करेंगे। और सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, उसको विद इन दैट टाइम फ्रेम उसको खत्म करेगी। इसमें कहीं कोई शंक सुबह की और सेकंड थॉट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का भी धन्यवाद है कि तकनीक जिस तरह से। सूरज मंडल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सूरज मंडल जी जुड़ चुके हैं। सूरज मंडल, एक ही मिनट लक्ष्मण जी, मेरा सवाल देश के दर्शकों ने सुना, जजेस कहां से आएंगे? जजेस हवा से तो नहीं आएंगे सर। आपने कहा है 3 महीने में। आप मेरे को ये जवाब नहीं दे सकते जजेस कहां से आएंगे। आप ये जवाब नहीं दे सकते कि क्यों 600 दिन लग रहे स्पेशल फास्ट ट्रैक को 2,03,000 केसेस है। ठीक है, प्लीज इसका जवाब दे दीजिए, प्लीज आज आप स्पष्ट कर दीजिए। मैं आपकी बात दोनों स्पष्ट सवालों का स्पष्ट जवाब दे दीजिए। धनंजय गिरी साहब, फिर 2 मेहमान हमारे साथ हैं, सूरज मंडल साहब और संगीत रागे जी, उनके पास जाऊंगा मैं। लक्ष्मण जी, जब सरकार बिल लेकर के आ रही है, बिल का प्रावधान लेकर के आ रही है, तो क्या इस देश में जुडिशरी सिस्टम में जजेस की कमी है, वकीलों की कमी है, कानून के कॉलेजों की कमी है? किस चीज की कमी, आप मुझे बताइए। ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि नए जज अपॉइंट करने हैं, पुराने। अभी जुडिशरी में भी पद बढ़ाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाए गए हैं, हर कोर्ट में बढ़ाए गए हैं, सब जगह से कानून को तेजी से किया गया, डिस्पोज करने के लिए जजेस की संख्या भी बढ़ाई गई है। सरकार ने उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे रखी है। अब इसके लिए जरूरत पड़ेगा, नए अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे, पुराने लोगों को असाइन किया जाएगा। ये सरकार इस सरोकार रखती है कि जो बिल हम लेकर के आएंगे उसको सुनिश्चित किया जाए। और सिर्फ ये बिंदु कैसे हो सकते हैं? और भी बिंदु हो सकते हैं, बिंदु हो सकता है। आप तहसील भाई पूछेंगे कि नहीं 3 महीने में कैसे करेंगे, हमको कंफर्म करिए। बिंदु सवा लाख हो सकते हैं, इसी के लिए सदन है, इसी के लिए सदन में चर्चा के लिए राहुल सूरज मंडल जी, ठीक है, सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, जब सरकार बिल लेकर के आ रही है, बिल में इस बात के प्रावधान कर रही है कि कितने समय सीमा के भीतर हम उसकी जांच पूरी करेंगे, कितने समय सीमा के भीतर हम उसको फैसला सुनाएंगे, जब ये सारी चीजें बिल में संसद में सरकार दावा करे, सरकार इसका इंतजाम तो करेगी, फिर इस पे शक क्यों हो रहा है आप लोगों को? देखिए, बिल जो है वो 2024 में भी आई और बिल आने के बाद 2025 में 21 बच्चे सुसाइड किए थे नीट के एग्जाम पेपर लीक के कारण। और लगातार ये दिक्कतें हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो संस्था इन्होंने दिया है जिसको NTA, उसकी अपने कार्यशैली ऐसी है कि उसमें 24 केवल परमानेंट स्टाफ है। उसके जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पहले जो एस्टैब्लिश होने चाहिए वो है नहीं। और चेयरमैन किसको आपने बनाया? व्यापम जो भारी घोटाला हुआ था नियुक्ति का, उसके जो प्रदीप कुमार जोशी जी है, तो क्या उनके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। सरकार चाहती थी कि उनके लोग एडजस्ट हो जाए, उन्होंने एडजस्ट किया, लेकिन उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि वाकई में जो पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि उसके बाद 19 जो सबसे अधिक पेपर लीक जो हुआ है अभी तक वो बीजेपी शासन में हुआ है। और उसके साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी के कितने लोग सीधे इसमें इन्वॉल्व है। आपने बात की अभी जो वकील साहब बोल रहे थे फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह के बारे में, मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो सीबीआई ने केस फाइल किया, उसके जो मुख्य आरोपी थे वो छूट गए और उसके बाद उसके दूसरे तारीख पर सीबीआई के वकील उपस्थित ही नहीं थे कोर्ट में। तो सरकार की मंशा पर निश्चित तौर से शक होगा। शक इसलिए भी होगा कि जो छात्र मांग करने आए थे उनके ऊपर इस बर्बरता के साथ पेश आई गई, उन पर पैलेट्स चलाए गए, आंसू गैस चलाए गए। और अभी भी जब सरकार मान चुकी है कि हम इसको ठीक करेंगे, वो विच हंटिंग कर रही है, यानी कि उन स्टूडेंट्स को पकड़ के उनके घरों पर रेड कर रही है, उनके से लोगों को पकड़ के चेतावनी दे रही है या उन पर केसें लादे जा रही है। बिहार में तो अति हो रहा है और ये परिस्थिति के कारण निश्चित तौर से यह लगता है कि सरकार
अगर चाहती, जो इस सरकार के पास इतनी ताकत है, जिस प्रकार से ये जीती है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी साहब की छवि है, वो और जो होम मिनिस्टर है वो चाहते तो इसको रोक सकते थे। लेकिन आश्चर्य बात है कि वो सदन में आकर इसका जवाब भी नहीं देना चाह रहे हैं, सदन में उपस्थित ही नहीं है। तो हमारी समझ है कि छात्रों की जो ये समस्या है, इस पर इस तरह से नहीं काम चलेगा। पहले हमारे साथ इस पैनल पर हमारे एक सहयोगी है, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो बैठे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं हैं, वो कई परीक्षाएं करवा सकती थी। एनटीए को आप दे रहे हैं और एनटीए के माध्यम से आउटसोर्स ऐसे कंपनी को कर रहे हैं जो गुजरात के जो टिंटेड कंपनी है, जो ऐसे लोग जो यूपी में जब हेड कांस्टेबल की बहाली हुई थी तो वो उसमें पकड़े गए थे पेपर लीक में, और उसके बाद उसके जो मालिक है वो बेचकर चले गए और उनकी पत्नी को दोबारा से वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो सरकार के नियत पर क्यों नहीं शक होगा लक्ष्मण साहब, ये बताइए। और सिर्फ मुझे सरकार नहीं, की पूरे नियत देश पे को ये शक, शंका होगी। बिल्कुल सरकार के नियत पर शक क्यों हो रहा है, इसके पीछे ठोस वजह यहाँ पे सूरज मंडल साहब ने बताया। दरअसल धनंजय गिरी साहब आपके पास आऊँगा इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन काफ़ी देर से प्रोफेसर संगीत रागी साहब जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और इन सारी चीज़ों पर काफ़ी बारीकी से नज़र रखते हैं। संगीत रागी साहब, सरकार के नियत पर शक क्यों, इसका पूरा लेखा जोखा सूरज मंडल साहब ने दे दिया, लेकिन जिस तरह से बिल के प्रावधानों को रखा गया है, आपको लगता है कि शक की गुंजाइश बच गई है? देखिए, बिल के जो प्रावधान है बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठोर है और ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि निर्भया के बाद बहुत रेप को लेकर के बहुत कठोर कानून आया। क्या इस देश में रेप रुक गया क्या? मानसिकता में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। एक दूसरी बात, जो सूरज जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं तो 33 साल से पढ़ा रहा हूँ, सूरज जी हमसे सीनियर हैं तो ज्यादा ही दिन से पढ़ा है। मैंने आज तक कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम का पेपर लीक हुआ हो ऐसा मैंने नहीं सुना है। और नकल वगैरह सुनी है, यहाँ नकल करते हुए पकड़ा गया, वहां नकल करते हुए पकड़ा गया, लेकिन एग्जाम का पेपर लीक हुआ हो ये मैंने आज तक 33 साल में मैंने नहीं सुना है। तो ये भी एक सच्चाई है। ये हुआ क्या है कि देश के अंदर, मैं इससे पहले एक चीज और बात कह दूं कि सूरज जी को ये नहीं कहना चाहिए, हम कम से कम जिस प्रोफेशन में है उसके प्रति ऑनेस्ट रहे। चाहे वो कांग्रेस का राज हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का राज, सच्चाई ये है कि दोनों में पेपर लीक हुए हैं। यही जो है, सचिन पायलट को अपने ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा करनी पड़ी थी। राजस्थान में हर साल पेपर लीक हुआ करते थे। जब लालू प्रसाद यादव का राज था तो पेपर लीक तो छोड़ दीजिए, क्या होता था, कोई एग्जामिनेशन सिस्टम बिहार में बचा ही नहीं था। जब सपा की मुलायम सरकार आई थी तो उससे पहले उन्होंने मैनिफेस्टो में एक चीज डाला था कि नकल कानून जो है उसको निरस्त करेंगे, और जो नकल कानून के अंदर जो राजनाथ सिंह के समय शिक्षा मंत्री थे तब आए थे, तो उस चीज को उनको जेलों से निकाला जाएगा। तो नकल के प्रति नजरिया ये रहा है अपने राजनेताओं का, पार्टियों का, जिससे उनको सत्ता में वोट मिल सके वो काम करते रहे। नतीजा ये है, एक माफिया गिरोह है। एक और बात निकल करके आती है कि भाई प्राइवेटाइजेशन आपने कर दिया है, इस कारण से ये हो गया है। एक चीज संगीत रागी जी, मैं एक सवाल आप ही से पूछ लेता हूं और फिर अपनी बात पूरी करिएगा। नकल से वोट बैंक का क्या नाता रिश्ता है? देखिए, नकल से वोट बैंक का रिश्ता है, देखिए इस रूप में है कि आपको याद होगा, बिहार से शायद तो केदार पांडे जी का नाम आपको ने ध्यान सुना होगा। वो मुख्यमंत्री थे और बहुत कठोर कानून लेकर के आए थे। तो जब कर्पूरी ठाकुर जी ने, तो कहा ही जाता था, जब कर्पूरी ठाकुर जी आए तो उन्होंने उसके खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया था। तो होता क्या है कि नकल में करने वाले में पकड़े क्या जाए। बिहार के अंदर एक लड़का सिर्फ नौकरी परीक्षा नहीं देता है,
उसके फूफा जी भी देते हैं, उसके पिताजी भी देते हैं, उसके चाचा, उसके बड़े भाई, ताऊ सब आ जाते थे वहां पे। और कॉपी कैसे चोरी होती ही, नकल कैसे करवाया जाता था। अब उसमें कोई यदि पकड़ा गया तो उनको जेल की सजा हो जाती थी। अब मास लेवल पर यदि जेल की सजा हो जाए तो स्वाभाविक है कि जो परीक्षा में सफलता का दर होगा वो नीचे चला जाएगा। उससे आवाज कौन उठाएगा? यंग लोग आवाज उठाएंगे। भाई बहुत सारे ऐसे कहने वाले मिल गए, भाई यदि नकल नहीं होता तो हमारा करियर ही चौपट हो गया होता। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं, हम लोग खुद जानते हैं, विश्वविद्यालयों के अंदर हम डिग्री धारक पैदा करते हैं, हम स्किल पैदा नहीं करते हैं, हम इंटेलेक्ट पैदा नहीं करते हैं, हम क्रिएटिविटी पैदा नहीं करते हैं, हम डिग्री धारक पैदा करने की एक विश्वविद्यालय मशीन बन गई है। अब आप कहेंगे जो न्यू शिक्षा पद्धति जो आई है, एनईपी, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाई है, और उससे पहले मैं कहूंगा कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी जो पहले आया था, वो दोनों लगभग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। उससे बेहतर जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया स्किल्ड बेस्ड शिक्षा का। मूल मुद्दे पर लौट करके आते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न छेड़ दिया था कि नकल के इससे क्या रिश्ता है, तो इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। मूल मुद्दा है कि एक माफिया गिरोह खड़ा हो चुका है और उसका नेटवर्क केरला से लेकर के, जिसका जिक्र आज खड़गे जी ने भी किया, केरला से लेकर हिमाचल, हरियाणा के अंदर ऐसे क्यों होते हैं कि सेंटर्स लोग लेने चले जाते हैं। दिल्ली का व्यक्ति यदि पंजाब जाकर के यदि अपना भरता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पंजाब में चोरी चकारी हो रही है। यदि दिल्ली का स्टूडेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश में अपना सेंटर भरता है तो इसका मतलब है कि टूरिज्म के लिए नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि हिमाचल के अंदर सेंटर कंप्रोमाइज्ड है, हिमाचल के अंदर पेपर बिक रहे हैं। इसका मतलब है यदि लखनऊ का व्यक्ति यदि जाकर के हरियाणा में पेपर दे रहा है, पंजाब के सीमांत एरिया में अपना सेंटर चुन रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उस प्रदेश में उस प्रकार का घपला है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक जगह की बात नहीं है। और मैंने तो कई बार, एक बार कहा भी था और आपके शो में कहा था कि जब सुबोध कुमार एनटीए के डायरेक्टर थे तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनको फोन किया था। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, यदि सुबोध कुमार कहीं सुन रहे होंगे तो, कि सुबोध कुमार जी थोड़ा कभी कभी हॉस्टल में भी लोगों को भेजा कीजिए, तब पता लग जाएगा कि आपके सेंटर कैसे कंप्रोमाइज हो रहे हैं, कहां कंप्रोमाइज हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज हो रहा है और माफियाओं का गिरोह इसमें सम्मिलित है। जब तक उस नेक्सस को नहीं तोड़ा जाएगा तो आप कानून बना लीजिए। आपने देखा कि कानून बन रहा था और उत्तराखंड के अंदर हो गया, कानून बन रहा था और तेलंगाना के अंदर हो गया, कानून बन रहा था और पंजाब के अंदर ऐसी सूचना आई, कानून बन रहा था और उसी बीच में जो है हमने कर्नाटक के अंदर कुछ इस गड़बड़ियां सुनने को आई। तो ये चीजें हमें वो ध्यान रखनी चाहिए, डिस्पैशनेट होकर के इस पर बात करनी चाहिए। राहुल गांधी सदन में ऐसे बोल रहे थे जैसे उनकी सरकारों के अंदर तो, अरे जब कपिल सिब्बल 2011 में थे तो नहीं हुआ था क्या? इंजीनियरिंग का लखनऊ में पेपर लीक हुआ था। आज कपिल सिब्बल वही जेनजी के साथ बैठ करके खुराफात कर रहे हैं। क्या उस समय नहीं हो रहा था? 2011 में 2 बार 3 बार जो है जो परीक्षा लीक हुए थे। कहां है भाई? तो आपके समय भी हुआ था, आज भी हुआ है। मैं तो स्वीकार करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर हर किसी के समय में हुआ है, लेकिन आपने एक कहा कि एक पूरा रैकेट चल रहा होता है, उस रैकेट पर काबू पाने की आपकी इच्छा शक्ति चाहिए। तहसीन पूनावाला साहब इशारा कर रहे थे, आपके पास आऊंगा, लेकिन धनंजय गिरी साहब संक्षिप्त में कमेंट कर दीजिए, फिर तहसीन साहब के पास जाऊंगा जी। हाँ। देखिए लक्ष्मण जी, सरकार की मंशा साफ है, स्पष्ट है और सख्त से सख्त कानून बना करके इसको रोकने की कोशिश सरकार कर रही। और आप जैसा बता रहे थे, सूरज जी का सवाल था कि भाई, तो वो जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी को बेसिकली वो आंध्रा की कंपनी है और उस कंपनी को कर्नाटका में काम मिला था। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और तेलंगाना की सरकार ने उसके लिए वेबसाइट पे लिखा था कि इस कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो कम से कम कोई किसी के बारे में कोई बात करे, लेकिन किसने क्या लिखा उसके बावजूद अगर किसी कंपनी ने गलत किया, किसी व्यक्ति ने गलत किया, मैंने भी गलत किया, मैं तो कह रहा हूं एक सूरज जी को सफाई देना चाहते हैं।
एक मिनट, नहीं गिरी जी, आपने जो कहा वो गुजरात की कंपनी जिसको आउटसोर्स करके उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल की बहाली का मिला था। मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं लिया कि शो में मैं नहीं चाहता हूं कंपनी या उसके मालिक का नाम लिया जाए, लेकिन एक मिनट बहरहाल जो मूल सूरज जी, प्रश्न है, सूरज जी, मैं एक मिनट, इस देश में अगर हम शुरू करें तो 18 पेपर लीक हुआ। 18वां पेपर जब राजस्थान में आपकी सरकार में लीक हुआ, तब आपके पायलट जी पैर पायलट जी कदम कदम चलने लगे। उन पर आपने एंटी नेशनल धारा लगा करके उनको अरेस्ट किया था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आज एनटीए पर चर्चा है। सूरज जी, राहुल गांधी मॉडल पर मत बात करिए कि बात कुछ और हो रही है, कान कहीं और है, बात कुछ और कर रहे हैं। अगर यूपी पुलिस की आपने जो सूचना दी उसको मैं सही कह रहा था। सूरज जी, अगर यूपी पुलिस पर बात करने बैठे तो यूपी पुलिस पर बात नहीं, अगर राजस्थान पर बात करने बैठे, मैं आज सिर्फ एनटीए की बात कर रहा हूँ। एनटीए का एग्जाम उस कंपनी ने कराया। गिरी जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप बात तो समझिए ना। आप यूपी पुलिस पर चर्चा है। लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी ने क्या यूपी पुलिस पर चर्चा के लिए बुलाया है? लक्ष्मण जी ने यूपी पुलिस की भर्ती, मुझे उन्होंने राजस्थान की परीक्षा में बुलाया था क्या? एक मिनट सूरज जी एक मिनट आप शांत हो जाइए। धनंजय गिरी साहब अपनी बात पूरी कर लेते हैं, ठीक है? आप बोलिएगा, सूरज मंडल साहब बोलिएगा, एक मिनट धनंजय गिरी साहब को अपनी बात पूरी कर लेंगे, फिर आप बोलिएगा, आपके पास आऊंगा मैं। धनंजय गिरी साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। लक्ष्मण जी, जैसे राहुल जी सदन में बोलते हैं तो बोलते बोलते सब हम लोग सोचने लगते हैं कि भाई कहना क्या चाहते हो। लक्ष्मण सूरज जी को सुनते सुनते मुझे यही बात समझ में आई, भाई क्या आज यूपी पुलिस की बहाली पर चर्चा करने बैठे हैं या राजस्थान के 18 पेपर लीक पर चर्चा करने बैठे हैं? आज सिर्फ हम लोग एनटीए पर चर्चा करने बैठे हैं ताकि देश में आगे से कोई पेपर लीक ना हो, इस पर चर्चा करने बैठे हैं। मैंने कहा कि एनटीए का एग्जाम जिस कंपनी ने कराया उसने कर्नाटका में कराया था। कर्नाटका के 3 यूनिवर्सिटी ने अप्रिसिएशन दिया है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उस पर वेबसाइट पे उसकी प्रशंसा की। ये कह रहे यूपी पुलिस का एग्जाम जिसने कराया। अरे भाई, तो इस देश के सारे एग्जाम पर आज चर्चा करने बैठे तो कर लिया जाए बैठ करके। टू द पॉइंट बात करिए, विषय पर बात करिए, विषय क्या है उस पर बात करिए। ये राहुल गांधी की तरह विषयांतर करके क्यों समय देश की जनता का महती समय पर बात कर रहे हैं? आवाज को जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समझ रहे होंगे। ठीक है, तहसीन साहब आ रहा हूं आपको। तहसीन साहब इनको तहसीन साहब, मेरा सवाल लक्ष्मण जी से, क्या लक्ष्मण जी आप यूपी पुलिस की बहाली की चर्चा करने बैठे हैं? लक्ष्मण जी आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या यूपी पुलिस की चर्चा करने बैठे हैं? नहीं, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब सूरज मंडल साहब दे रहे हैं। गिरी जी, अब जब समझ नहीं पाए बात, मैं यूपी पुलिस की नहीं बात कर रहा हूँ। एनटीए ने जो परीक्षा करवाई, एनटीए ने जिसको आउटसोर्स किया, जिस कंपनी की, मैं एनटीए पर बात कर रहा हूँ। आप तो हमको राहुल जी से कंपेयर करने लगे, चलिए हमको इतना अच्छा समझे। धन्यवाद। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। अभी हमारे सहयोगी संगीत रागी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि दिल्ली विश्वविद्यालय है, एम्स है, इसके पहले एम्स परीक्षा करवाते थे। और जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो विश्वविद्यालय इतने परीक्षाएं करवाता है, और उन्होंने सही कहा कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी भी पेपर लीक का इशू नहीं आया था। ये बात तो नीट वगैरह जो करवा रहे हैं, और आप जानते हैं गिरी साहब उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है जो लोग करवा रहे हैं। एक तो मैंने कहा कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतनी वीक है, ओनली 24 परमानेंट एंड 74 आउटसोर्स एम्प्लॉइज के साथ वो पूरे देश का सब भारत। यही तो कहा जा रहा है कि आइए सदन में चर्चा करें, इसको सख्त बनाएं, इसको कानून बनाएं, इसको अच्छे से करें, इसका स्ट्रक्चर मजबूत किया जाए। इसके पहले आप हर विद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में आप एक मोटा डोनेशन चलाते थे, उसको खत्म करके एनटीए लाया गया कि हर बच्चे को सपना पूरा हो सके, मेडिकल इंजीनियरिंग की सीटें पढ़ाई गई। लेकिन अगर उसमें कहीं लूप होल्स है तो उसको ठीक किया जा रहा है, बिल्कुल उसको ठीक किया जा रहा है। और एनटीए ने ऐसे किसी गुजराती कंपनी को नहीं दिया था, उस कंपनी को दिए। एनटीए ने उस कंपनी को दिया था जिस कंपनी की कंपनी है। मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता दोनों एक एक चीज में करेक्ट है। ये बात मेरे मित्र धनंजय गिरी जी बिल्कुल सही कह रहे कि जो सिस्टम को दिया गया था कर्नाटका में, वही सिस्टम को दिया गया था। लेकिन वो ये बात भूल रहे कि उसके बाद वो बैन हुआ था, जो बैन आया था उसके बाद हुआ था, और डिस्पाइट द बैन उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। दोनों में अंतर है।
अंतर बहुत स्टार्क है। और अब ये सवाल उठता है कि क्यों उसको दिया गया था। दूसरा सवाल, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जब 2024 के अंदर पेपर लीक्स हुए थे, उस वक्त जो एनटीए के चीफ थे वो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ है। क्या पनिशमेंट मिली उनको सर? किसकी अकाउंटेबिलिटी हुई सर? 2025 में वापस दिक्कतें आई, किसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हुई? 2026 में अब जो ये दिक्कतें, आप इसलिए पेपर लीक नहीं हुआ क्योंकि आपको भारत की एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, मतलब आपकी सिविलियन गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो गई। और सरकार का टेक्नोलॉजी में ये आइडिया था कि हम टेलीग्राम को बैन करेंगे क्योंकि जो पेपर लीक करता है वो व्हाट्सएप और सिग्नल से नहीं कर सकता। साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ सर, आपने जेल के प्रावधान कर दिए 10 महीने से या जो भी था 1 साल से लेकर 10 साल तक, तो मर्डर में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो नहीं होता सर? ये कैसे रुके, उसके लिए क्या प्रावधान है? आप क्या कर रहे हो? अगर होगा तो हम 10 करोड़ फाइन देंगे, वो ठीक है, वो आपको साधुवाद है उस पर। सर कैसे रुकेंगे? एनटीए के के लिए जो रेकमेंडिंग कमेटी बनी थी, राधाकृष्णन कमेटी, उसने 101 रिकमेंडेशंस दिए थे। सरकार ने कितने किए? 57 में से बहुत छोटे रिकमेंडेशंस थे। जो बड़े थे, रेगुलेटरी पावर्स दो एनटीए को, सोसाइटी एक्ट में नहीं रखो। क्यों नहीं किया? अब भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि करप्शन वहां से चालू होता। अगर सर रेगुलेटरी एक्ट होगा तो आप उस पर नहीं कर सकते छेड़छाड़। तो सर ये जो चीज़ है इस पर सरकार को बोलना नहीं। तहसीन साहब, ये संगीत धनंजय गिरी साहब इस पे जवाब दें, उससे पहले एक फैक्ट तो आपको रखना पड़ा, चूँकि आप निष्पक्ष हैं, कि बिल लाया गया कड़े प्रावधानों के लिए, लेकिन इससे पहले इन प्रावधानों को लागू कैसे करेंगे, ऑपरेशनल गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, उसके लिए सरकार ने टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया, जो प्रधानमंत्री ने खुद किया। लेकिन उस टास्क फोर्स के ऐलान के बाद वहाँ भी आपत्ति है, वहाँ पे गौमूत्र विशेषज्ञ कह के आपत्ति जताई जाती है, तो किसी भी चीज़ में शांति नहीं है। वो छोड़िए एक सेकेंड, वो एक उसको छोड़ दीजिए स्टेटमेंट को। नंदन नीलेकनी जी के नीचे कमेटी नहीं, वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसके बाद नहीं, मैं आता हूं उस पर। तहसीन साहब, आपने अगर नजर डाला होगा, 250 से ज्यादा शिक्षाविदों ने चिट्ठी लिखी है और इस पर कड़ी आपत्ति जताई कि इतने बड़े स्कॉलर के खिलाफ ऐसी बातें आप करेंगे तो उन ऐसे स्कॉलर के मनोबल पर असर पड़ेगा। इसीलिए मैं इस मुद्दे को उठाया। राजनीति की बात अलग है। ठीक है सर, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं उनका साधुवाद देता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने सोचा एक टास्क फोर्स बनाना, फिर तो राधाकृष्णन कमेटी के सारी रिकमेंडेशंस आप कर लो, आपका पेपर लीक नहीं होगा सर, जो तो ऑलरेडी बना हुआ था ना सर। अब आप नया क्या लाओगे सर? दूसरी चीज, एक मिनट सर, एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ, उस टास्क फोर्स के अंदर कितने यंग बच्चे? एक भी नहीं सर। मैं इस पैनल पे कह रहा हूं, मुझे कोई इस पैनल पे बताए कि हम ब्लॉकचेन पे, मेरे से बात करते हैं ना, हम ब्लॉकचेन पे बात करते, टेक्नोलॉजी पे सर। मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो टेक्नोलॉजी पूरी 180 डिग्रीज बदल गई है, जो चीजें होती है, जो प्रैक्टिकल है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। फिर वो आएगा ऐसे नहीं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने तहसीन साहब इंपॉर्टेंट पॉइंट। संगीत रागे साहब, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि आपने पिछले जवाब में दिल्ली यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं से आपने इसकी तुलना की। मेरा मानना है कि उससे तुलना करना बहुत व्यवहारिक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी संख्या में देश के हर कोने से छात्र परीक्षा दे रहे होते हैं, वहाँ पर एक अलग तरीका अपनाना होगा। और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तहसीन पूनावाला साहब, कई इंजीनियरिंग के एग्जाम में इसको अपनाया भी जाता है कि बच्चे बैठते हैं, अपना लैपटॉप खोलते हैं और पहला क्वेश्चन क्लिक सॉल्व करेंगे तो अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा उनको भी नहीं पता है, वो सॉफ्टवेयर से अपने आप आ जाता है उनके पास एल्गो बन करके। ऐसी कुछ व्यवस्था हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं इससे पहले कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूं, मैं उन सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ खड़ा हूं जिन्होंने प्रियंका गांधी को खुला पत्र लिखा है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये कह के कि गौमूत्र का शिक्षा से क्या लेना देना है, अपनी जगहसाई करी है। और दोनों भाई बहनों ने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। कुछ नहीं होता तो गांधी जी को पढ़ लेते, कुछ नहीं होता तो अपनी ही सरकार छत्तीसगढ़ में थी, मिलियंस गैलन्स गौमूत्र उन्होंने खरीदा था, गोबर खरीदा था, गौमूत्र खरीदा था, छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदा था। और गौमूत्र पर पूरी दुनिया में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर काम हो रहा है। तो इतनी बड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरिपक्वता। गांधी परिवार में कोई भी ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जब पंडित विद्या लक्ष्मी नंदा
पंडित, एक मिनट राहुल जी सर, के आप अपने ग्रेजुएट समय नहीं पर बोलिए। सर अपने 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 समय पर हम लोग बोलेंगे। पंडित विजयलक्ष्मी को भी राजदूत बना दिया गया था, वो भी ग्रेजुएट नहीं थी, लेकिन अमेरिका का बनाया गया था, चीन का बनाया गया था, यूएन में भी भेज दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि देश की प्रतिष्ठा को भी बेची, देश के इंटरेस्ट को भी बेच दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में हम अपनी सदस्यता नहीं हासिल कर पाए क्योंकि वो नेहरू की बात थी। मूल मुद्दे पर आते हैं, कभी भी उनको इस प्रकार की टिप्पणी एक आईआईटी प्रोफेसर के खिलाफ नहीं करनी चाहिए थी, जब उनकी ही योग्यता जो है वो ग्रेजुएट की नहीं है। दूसरी बात, अब मुद्दों पर आ जाते हैं। रही बात की टेक्नोलॉजी की बात, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उसके तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने तुलना क्यों की? मैंने ये भी इसकी तरफ मेरा ये भी इशारा था कि जब शिक्षक ईमानदार हो, करवाने वाले ईमानदार हो सेंटर पर, तो ऐसी चीजें नहीं घटती हैं। प्राइवेट जब कॉलेजेस को सेंटर दे दिया जाता है तो इसकी पूरी संभावना होती है बिक जाने की। अच्छा, आप मुझे बताइए कहां कहां ये हो सकता है? कैसे हो? या तो एनटीए के अंदर लोग बिके हुए हों, या तो या तो जो सेंटर है वो बिका हुआ हो, या जो प्रश्न पत्र बनाने वाले हों वो बिके हुए हों, या जहां से प्रश्न पत्र जाता है सेंटर तक वहां बीच में कोई गड़बड़ी होती हो। यही तो एक चेन है पुराना। यदि ये ईमानदार लोगों के हाथ में जाए, यदि ये सुनिश्चित कर दिया जाए, एनटीए ये सुनिश्चित कर देती कि भाई जो सेंटर है ऐसे करप्ट सेंटर पर नहीं गया। आपके पास डेटा होता है कि पंजाब के अंदर एक ही जगह से 201 सेंटर से 200 कैसे पास हो सकता है? हरियाणा से एक सेंटर से 300-400 कैसे पास हो सकता है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड के अंदर, बिहार के अंदर क्यों ऐसे हो रहा है भाई? इसका मतलब है कि उस सेंटर में गड़बड़ी है। आपको आइडेंटिफाई करके जिम्मेदारी मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं संगीत रागे साहब कि जब इस तरह के आंकड़े आते हैं कि एक सेंटर से 20 स्टूडेंट कैसे पास कर जाते हैं, तभी सतर्क होना चाहिए। हाँ, एक मिनट जी, एक ही मिनट जी, सूरज मंडल साहब, एक ही मिनट दीजिए मुझे, एक ही मिनट। तहसीन साहब आपके पास आ रहा हूं, पहले सूरज मंडल साहब, फिर तहसीन कोई ग्रेजुएट नहीं है। मैं जस्ट बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू जो है ट्रिनिटी कॉलेज से वो नेचुरल साइंस में ग्रेजुएट थे। जो राहुल गांधी है एमफिल है, और जो इंदिरा जी तो फॉर्मल विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन वो कोई फॉर्मल एजुकेशन पूरा वहां पर नहीं की। लेकिन राजीव गांधी ग्रेजुएट थे और पायलट थे। इसके साथ साथ मैं इनको बताना चाहूंगा कि वो केवल इतना बता दे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री है, क्या वो दिल्ली विश्वविद्यालय की सही डिग्री है? बस इतना केवल बता। एक मिनट जवाब दे दीजिए संगीत रागे जी, फिर तहसीन साहब के पास जाऊंगा। बिल्कुल जो सवाल उठाया वही जवाब दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में कई बार सवाल किए गए हैं, और मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से कि प्रधानमंत्री की डिग्री बिल्कुल ही जेन्युइन डिग्री है। ऐसा नहीं है कि सूरज मंडल जी ने गांधी परिवार की डिग्रियों का हवाला दिया। वो हवाला आप कह रहे थे डिग्री नहीं, उन्होंने बता दिया कितनी डिग्री, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, प्रियंका गांधी के पास डिग्री नहीं है, राहुल गांधी के पास नहीं है, उनकी इंदिरा गांधी, उनके पास डिग्री नहीं थी। राजीव गांधी के बारे में तो राजीव गांधी के बारे में मनीषा अय्यर बोल चुके हैं कि वो कैसे फेल करते थे। उनको डिग्री दी जानी चाहिए थी, लेकिन वो डिग्री प्राप्त ही नहीं कर पाते थे। तो आप मुझे बताइए ना, जब आप दूसरों पर इतनी टिप्पणी करते हैं तो जरा अपने परिवार की तरफ भी देख लिया कीजिए। और आप एक ऐसे प्रोफेसर को आप कह रहे हैं इसका आईआईटी मद्रास से जिसका लेना देना हो, और उसको कहें कि गौमूत्र का शिक्षा से क्या लेना देना है? अरे भाई, अपने और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, राहुल जी ने अपना परिचय दे दिया है। पूरे देश के लोगों को इडियट बोल करके राहुल जी ने अपनी योग्यता का परिचय दे दिया है। नहीं, इडियट किसको बोला वो लोग समझते हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़
आंदोलन का जो साथ में था, जो वो गुंडे साथ उनके साथ हम लोग नहीं थे। एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए। एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आप लोग दोनों लोग के पास फिर से आऊंगा बारी बारी से। तहसीन साहब को जोड़ना चाहते, तहसीन साहब संक्षिप्त में जोड़िए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद बोल देता हूँ। सिर्फ एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, क्योंकि राहुल जी को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ और उनके टीचर्स को भी जानता हूँ। वो रॉलिंस और ट्रिनिटी में गए थे और उनके क्लासमेट्स को भी मैं जानता हूँ। मुझे किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करना है, न आदरणीय प्रधानमंत्री पे, न राजीव जी पे, पर राहुल जी की डिग्री, उनके क्लासमेट्स, उनके फ्रेंड्स, वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, मेरी वाइफ के क्लोज फ्रेंड्स है और प्रोफेसर्स के साथ मैं कई बार डिनर कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है हमें राहुल जी पे ये वो गलत है। वो उन यूनिवर्सिटीज़ गए, हार्वर्ड उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट था, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा, और ये सरकार के दस्तावेज में। मैं बाकी पॉइंट्स ब्रेक के बाद बोलूँगा क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है सर। ज़्यादा ठीक है, ऐसा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अब ब्रेक के बाद चर्चा को आगे जारी रखते हैं कि जाइएगा नहीं। पेपर लीक मामले पे छात्रों का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन हंगामा संसद में क्यों जारी है? ब्रेक पे जाने से पहले बात यहाँ पे आके खत्म हो गई थी, या फिर कह सकते हैं कि विवाद बढ़ गया था प्रियंका गांधी के उस बयान को लेकर के, जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर को उन्होंने गौमूत्र विशेषज्ञ कहा था। इसको लेकर अलग अलग दलीलें यहाँ पर दी गई। धनंजय गिरी साहब, आपके पास आता हूँ, फिर मैं चलूँगा बाकी मेहमानों के पास। ये इस तरह का बयान देना और उसके बाद उससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से टास्क फोर्स का गठन किया जाना, आपको लगता है कि ये टास्क फोर्स के कॉम्बिनेशन को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर उसको ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से दिखे, ये आपको साबित करना पड़ेगा? क्योंकि बार बार पहले कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उन कमेटी की सिफारिशों को तो लागू किया नहीं गया और अब दूसरा टास्क फोर्स आपने बना दिया है। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए, किसी भी अपराध के दो पहलू हैं, एक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, दूसरा डिटेक्शन ऑफ क्राइम। पहला प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को प्रिवेंशन किस लिया जा रहा है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए, कैसे उसको रोका जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। और जो पहले की कमेटी की बात कर लेते हैं, पहले की कमेटी ने जो सिफारिशें दी थी उसमें से आधे से ज्यादा को माना गया, और उस मानने का नतीजा है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर उस तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई, जिस कारण से किसी परीक्षा पर किसी तरह की लीकेज नहीं हुई, किसी परीक्षा पर कोई कदाचार नहीं हुआ किसी भी केंद्र पर। लेकिन उसकी कुछ मांगे कुछ ऐसी थी जो अभी इतनी जल्दी लागू कर पाना संभव नहीं था, इसलिए सरकार ने उसको आगे के स्टेज में रखा। लेकिन घटना इस तरह की घटी है कि सरकार चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम दोनों को मजबूत कर दिया जाए। पहले तो घटना इस तरह की घटे ही नहीं, जैसे बाद में एग्जाम कराया गया और उस पर किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, अच्छे से कराया जा सका। हाँ ठीक है कि सरकार को उसमें मेहनत करनी पड़ी, तमाम तरह की चीजें करनी पड़ी, लेकिन वो कौन सा चीज बंद किया जाए, व्हाट्सएप बंद किया जाए या इंस्टा बंद किया जाए या क्या टेलीग्राम बंद किया जाए, ये एजेंसियां, जो लोग दिन रात इसमें लगे हुए सुरक्षा कारणों को देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को दिन रात अध्ययन कर रहे हैं और जो लोग टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं, वो लोग जब सजेशन देते हैं कि भाई इस तरह की चीजें की जाए, सरकार ने उन सजेशन को फॉलो करते हुए उसको कराया। दूसरी बात, अब जब हम एक कमेटी बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, उन कमेटी की सिफारिशों को पहले देखा तो जाए, सुना तो जाए, समझा तो जाए। और इस तरह की बात जो मैं प्रियंका जी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आपने बात को छेड़ा है तो जब उन्होंने सदन में जो चर्चा कर रही थी, उस आपने देखा होगा उनकी भाव भंगिमाएं, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के साथ किस तरह से उन्होंने बहुत ही कॉर्डियल माहौल में जो किया, जिस तरह से मुस्कुरा करके उन्होंने बातें की, उनको मुझे नहीं लगता कि छात्रों को भविष्य के प्रति कोई चिंता दिखी होगी किसी बात को लेकर के, मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं दिखा। और उनकी बातें, और जो उन्होंने एक लर्नेड प्रोफेसर पर जिनकी बहुत सारे रिसर्च है, जिनके बारे में इतने सारे लोग कह रहे हैं, अब उनके अपनी बातों के उनको बैकफायर कैसे किया है, ये सार्वजनिक है, ये पब्लिक में है, और उन्होंने अपने ज्ञान का और अपनी विद्वता का स्वयं ही परिचय दे दिया है। अब इससे ज्यादा किसी पर व्यक्तिगत होना मुनासिब नहीं। सरकार ने सही मंशा से इसको लाया है, कमेटी को फॉर्म किया है, कमेटी की सिफारिशें आ जाने दीजिए, और सरकार ने तो सदन में लगातार चर्चा कर रही है। भाई प्रियंका जी को पूरा सुना गया, गौरव गोगोई को पूरा सुना गया, पूरे सपा के मुखिया अखिलेश यादव को पूरा सुना गया। राहुल जी का सिर्फ मकसद हंगामा खड़ा करना था, टू द पॉइंट बात नहीं करनी थी। छात्रों को भविष्य के प्रति राहुल गांधी, बिल्कुल मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बिल्कुल कोई चिंता उन्हें नहीं थी। अनर्गल प्रलाप करना पार्टी की मजबूरी है, ये राहुल गांधी के लिए जरूरी है, ये समझना बड़ा मुश्किल काम हो गया है आज के डेट में, और जिनजी के लिए भी पढ़िए नया। ये पार्टी के लिए मजबूरी है और राहुल गांधी के लिए जरूरी है। तहसीन साहब, आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट, सूरज मंडल साहब को जवाब देना होगा इस पे। जी बिल्कुल मजबूरी है, क्योंकि जनता की फिक्र है, और जनता की फिक्र और छात्रों की फिक्र जिसको नहीं है, उनकी क्या मजबूरी है, ये समझना होगा।
ये जो बातें राहुल जी ने अपने भाषण में कही, ये सिर्फ उनकी आवाज नहीं है, देश के तमाम जो युवा हैं जिनको आप जिंजी कह रहे हैं, उनकी आवाज थी। और जहां तक एक मैं क्लैरिफिकेशन सर लक्ष्मण सर देना चाहूंगा कि अभी हमारे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इतनी इतनी गौमूत्र कर दी। देखिए वहां पर जो गोधन न्याय योजना था, और गोधन न्याय योजना के तहत जो जानते हैं ऑर्गेनिक खेती कैसी होती है, उसमें जो गौमूत्र और गोबर है उसका इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक खेती के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए। ये तमाम जो थी ये कि कोई जो जिस परिप्रेक्ष्य में जो हमारे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे या जो आरएसएस के लोग बोलते हैं कि पीना है ये करना है, उस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं था। ये किसानों के लिए था और अभी भी किसानों के लिए वो योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने छोड़ी नहीं है, वो चल ही रही है। तो कहने का ये अर्थ है कि सूरज मंडल साहब, एक सवाल और पूछ लो फिर बाकी के पास जाऊंगा। आप भी प्रियंका गांधी के उस बयान से सहमत हैं जहां पे उन्होंने आईआईटी के प्रोफेसर को गौमूत्र विशेषज्ञ कह के उनका उपहास उड़ाया? आप सहमत हैं अभी भी उससे? देखिए आईआईटी के प्रोफेसर होना हर चीज से ऊपर नहीं उठता है। बिल्कुल, हम लोग, मैं अभी तुरंत रागी साहब बोले कि हम लोग एक साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में एक प्रिंसिपल साहिबा ने अपने प्रिंसिपल चेंबर को गोबर से पूरे उसको क्या कहते हैं नीप दिया कि अब क्या मंशा थी भगवान जाने। शिक्षा से तो उसका कोई निश्चित तौर से लेना देना नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये टिप्पणी थी और अगर ये टिप्पणी किसी को व्यक्तिगत लगी है तो आईआईटी के प्रोफेसर का कि इसमें एग्ज़ाम के रिफॉर्म प्रोसेस में एक सलाहकार के तौर पे, टास्क फोर्स के मेंबर के तौर पे उनको शामिल किया जाना उनकी विद्वता से कैसे लेना देना नहीं है, ये मेरे समझ में नहीं आया। एक मिनट जरा संगीत रागी साहब जुड़े थे, फिर तहसीन साहब आपके पास आ रहा हूँ। संगीत रागी जी संक्षिप्त में बोले। वो गौमूत्र के विशेषज्ञ इस नाते वो गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं, इसके कारण वो टास्क फोर्स में नहीं है। वो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, इसके कारण वहां पर हैं। और गौमूत्र पर अनुसंधान इस देश में कई जगह लैब में हो रहा है, अगेंस्ट द कैंसर हो रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी का उपहास करते हैं तो आप अपने उपहास के पात्र बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने, उन्होंने अपनी अज्ञानता, अपनी अबोधता का परिचय दिया। देखिए ज्ञान की तो सीमा होती है, अज्ञानता की सीमा नहीं होती है। ये अज्ञानता का पूरा परिचय है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का एनेक्डोट को लाया, उनका कहना था कि जो छात्र के साथ था वो तो इन सर्च ऑफ ट्रूथ था, बाकी लोग सारे इडियट कैटेगरी हैं या अंधभक्त हैं। तो एक पूरी जनसंख्या जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई हो, संघ से जुड़ी हुई हो, बीजेपी से जुड़ी हुई हो, उसको या तो अंधभक्त की कैटेगरी में हो कह दें, गोदी मीडिया कह दें। अब आपके लिए भी कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं उन दरबारी एडिटरों को जो गांधी परिवार के दरबार में उठा करते थे, बैठा करते थे। हम जानते हैं उस पंडित नेहरू को भी जो ऑर्गेनाइजर में एक कैरिकेचर छप जाने के बाद जो है राइट टू, जिसको स्पीच कहते हैं, उसी को कट डाउन, फर्स्ट अमेंडमेंट वही काम किया नेहरू ने, और उसके आधार पर कितनी फिल्मों को प्रतिबंधित किया गया। तो हम नेहरू का वो चेहरा भी, विद्रूप चेहरा भी जानते हैं, मिसेस गांधी का वो विद्रूप चेहरा भी जानते हैं। हमने वो दिन देखे हैं जब कैसे कश्मीर, यहीं पर कहा गया कि पैलेट गन, अरे भाई 2010 पैलेट गन है वो यूपीए की सरकार लाई थी, नॉन लीथल उसको माना जाता है, और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उसको प्रयोग में लाने के लिए यूपीए की सरकार ने 2011 में लाया। संगीत रागी जी आपको रोक रहा हूं। तहसीन पूनावाला साहब। सर, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राइट टू फ्री स्पीच आर्टिकल 19 में प्रावधान लाया इसको कर्ब करने के लिए, कौन रोक रहा है वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय को इसे हटाने के लिए? कौन रोक रहा है उनको? कौन रोक रहा है? तो अच्छी, ये आज विषय है ही नहीं सर, ये आज विषय है ही नहीं सर, विषय अलग है सर। विषय ये है कि हमें बताया जा रहा है
कि अरे हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी उन्होंने सोचा टेलीग्राम को बैन कर दो तो पेपर लीक नहीं होगा। सर बहुत सिंपल सवाल है, अगर ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की टेक्नोलॉजी की समझ है तो हमें सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं सर, क्यों जो पेपर लीक होता है सिग्नल से नहीं जा सकता। सर मैं आपको हज़ारों ऐप्स बता सकते जहाँ से हो सकता है। सर आप भी जानते हो, आपके सारे दर्शक जानते हैं, दुबई पे व्हाट्सएप कॉल नहीं होता पर दुबई से व्हाट्सएप कॉल करते, VPN को बाईपास करते। सर क्या बात करें हम वेब 2.0 के ज़माने की बात करें जब हम वेब 3.0 में कौन सी बात करें। सर मैं दूसरी बात पे आते अपनी संक्षेप में बात खत्म करता हूं। सर फिर से बात यहां पर है कि कुछ छात्रों ने यहां जस्टिफाई किया पैलेट गन का। सर ये दर्शकों के विवेक पे कि दिल्ली हमारे सेंटर में जहां पैलेट गन कश्मीर और मणिपुर में उसका इस्तेमाल को बंद किया गया है, यहां पर किसके आदेश से हुआ? अगर आप संगीत जी इसको जस्टिफाई कराते, उस DCP जिसने उसको आदेश दिया या उस SP ने दिया या वो IB के अफसर ने दिया, उसको सस्पेंड, उसका नाम दे दीजिए कि उन्होंने अक्सर दिया। सर इसके चलाने के लिए सर आप जो लाठीचार्ज होता है वो होना चाहिए घुटनों के नीचे। सर दिस आर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। हम एक कौन सी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं सर इस देश में? हम इसको जस्टिफाई करेंगे सर? नहीं सर, बट सर आप मुझे बताएं, मैं मान लिया पैलेट गन है बट वो कांस्टेबल ने सर एक सेकेंड, मैं मान लिया वो पैलेट गन था, वो कांस्टेबल ने खुद के हाथ से तो नहीं लिया होगा या सब इंस्पेक्टर ने? उसने DCP पे सिग्नेचर होता है, DCP ने उसको एक्सेप्ट, दिल्ली तो कमिश्नरेट है, या ACP ने क्या होगा या IG लेवल के ऑफिसर ने क्या होगा? क्या सर? संगीत जी ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता होगा ना कि डिस्प्रोपोर्शनेट यूज किया गया, उस समय डिस्प्रोपोर्शनेट यूज किया गया या नहीं यूज किया गया। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हो सकता है ना, या ऐसे ही होगा। और आपने कहा कि कश्मीर में नहीं प्रयोग किया गया है, रोक दिया गया है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। कश्मीर के अंदर ही पैलेट गन के लिए 2010 में कानून लाया गया था, कानून में बदलाव किया गया था। और ध्यान रखिएगा, चूंकि 100 से ज्यादा छात्रों की मृत्यु हो गई थी गोलियां चल जाने के कारण, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये लाया गया था। का समय खत्म हो रहा है तो हम लोग को अपनी चर्चा को यहीं रोकना होगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। और जैसे जैसे परतें खुलेंगी हो सकता है और कुछ तथ्य निकल कर सामने आएंगे, लेकिन आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।